गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आज आपको बेटा जो आरओ पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर है आपका गलता लोहा, उसको शुरू करने जा रहे हैं। गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में आप जो इस अवतरण का इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है गलता लोहा, वो इसलिए है कि जातिगत भेदभाव से दूर होकर के एक बालक मोहन जो है कार्य शैली में विश्वास रखता है, कार्य करने में विश्वास रखता है और गलता लोहा जो शीर्षक इसका दिया गया है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। लोहा जिस प्रकार से गल जाता है तो उसको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में ढाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पुरोहित का काम करने वाला लड़का, पुरोहित जो उसके पिता थे वो यजमानी का काम करते थे और उस यजमानी में जो उस समय पर जातिगत भेदभाव हमारे समाज में चरम सीमा पर था, ब्राह्मण कुल में जन्मा मोहन एक लोहार के घर पे जाकर के अपने साथी की सहायता करता है और उस लोहे को वो आकार, वो रूप, वो प्रकार प्रदान करता है जो लोहार का लड़का नहीं दे पाता है। अब यहाँ हम देखेंगे बेटा कि गलता लोहा जो चैप्टर है जो शेखर जोशी द्वारा लिखा गया है, उसमें हम सबसे पहले इसके लेखक जो शेखर जोशी हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी अनेक प्रमुख रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में संकलित हैं। कोशी का घटवार, साथ के लोग, दाजू और हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी का कहानी संग्रह था। और एक पेड़ की याद जो उनका शब्द चित्र संग्रह है बेटा। इनको पहल सम्मान मिला था 6ठी जो दशक थी बेटा, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था जब कई युवा कहानीकारों ने उस समय पर कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। तो कहानी की जो विधा साहित्य जगत के पूरे के केंद्र में आ खड़ी हुई थी और उस जो कहानी का उफान आया था कहानी जगत में, विद्या साहित्य जगत में, उसको एक नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया था बेटा। और उसके अंदर जो शेखर जोशी है बेटा, उसका नाम सबसे उच्चतम शिखर पर आता है बेटा, क्योंकि इन नए जो कहानीकार, युवा कहानीकार आए उस समय पर, उनमें इनका नाम अग्रणीय रहा है बेटा। ये यथार्थवादी आंदोलन से जुड़ करके प्रगतिवादी या प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले रहे हैं बेटा। जो गलता लोहा इस पाठ के आधार पे उसने जो दिखाया है बेटा कि किस प्रकार से उन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी दाजू जो बच्चों पे लिखी गई थी वो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी बेटा। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी की जो कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज
कि जातिगत जब विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वालों यह कहानी इस बात का उदाहरण है बेटा कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ उतना ही गंभीर भी है बेटा। एक मेधावी लेकिन गरीब बालक जो मोहन है, उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत उन्होंने कराया है। उसके लिए जातीय बेमानी हो जाता है कि किन परिस्थितियों में वह अपनी मनोदशा के बल पर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और उसके काम में भी जो अनोखी कुशलता दिखाई देती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तो अब हम इस चैप्टर में शुरू करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है गलता लोहा, और इसका अर्थ होता है बेटा मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। बेटा शुरू करते हैं हम। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए बेटा। मोहन के पैर अनायास क्या होता है? बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी चाहत के ही शिल्पकार जो होते हैं बेटा, कुछ शिल्प होते हैं बनाने वाले, जिसको हम जो भी कोई कारीगर होता है, जो कोई भी वस्तु बनाने वाला टोला होता है, उसकी तरफ उसके पैर मुड़ गए थे। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी बेटा, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। अर्थात वह जब दुकान में जाता तो कोई सामान लेने के लिए, तो उसके मन के कोने में शायद धनराम लोहार, ये धनराम उसका नाम है, लोहार जो लोहार का काम करते हैं, लोहे का, ऑफर होता है बेटा, ऑफर जो होता है लोहार की जो कार्यशाला जहाँ वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, जहाँ पर वो अपने क्या बनाता है, किसी भी प्रकार का जो वस्तुएं वो बना रहा होता है, वो ऑफर होता है, वो जगह होती है। अनुगूंज, जिस अनुगूंज का अर्थ होता है प्रतिध्वनि, जो रह करके एक बार आए, आवाज़ रुक जाए, फिर ध्वनि शुरू हो जाए, तो अनुगूंज होती है बेटा, रुक रुक कर आवाज़ आना। शेष थी, बाकी थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए सुन रहा था। यहाँ तक समझ में आया बेटा कि मोहन के पैर अचानक ही, अर्थात न चाहते हुए भी, बिना किसी प्रयत्न के ही उन शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गया। शिल्पकार टोला कौन सा माना गया है बेटा? धनराम लोहार का जो टोला था, जहाँ पर वह अपने अनेक तरह की चीज़ें बना करके लोगों को देता था, बेचता था, घड़ता था उन्हें। और उस अनुगूंज शेष थी, अनुगूंज तो होती है बेटा जो रह करके आवाज़ आए, वो उसको बार बार सुनाई दे रही थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती है थोड़े की धप धप आवाज़। निहाई क्या होता है बेटा? निहाई लोहे का एक ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा पीटा जाता है। आपने देखा होगा बेटा, लोहार का जो काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें आप देखते हैं ना, जब वो किसी लोहे को पीटता है तो नीचे एक कमानी सी छोटी सी लोहे की ठोस वस्तु जो होती है वो गड़ी हुई होती है ज़मीन में, और उसके ऊपर रख करके उस लोहे को पीटा जाता है। निहाई होती है, समझ में आया कि नहीं आया? लोहे का एक छोटा ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहे को पीटा जाता है। तो लाल गरम लोहे पर, ठीक है, लोहे जो भी वस्तु बनानी होती थी उसको पहले गर्म किया जाता था बहुत तेज, और उसके ऊपर फिर हथौड़े की आवाज़ लगाई जाती थी बेटा, ठीक है। हथौड़ा उस पर धप धप आवाज़ से, धप धप का मतलब जोर से उसको पीटना शुरू करते थे। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता झनकता स्वर, ठीक है, ठंडा लोहा नीचे है, ठीक है। ठंडा लोहा कौन सा था बेटा? जो हथौड़े से पीट रहा था, और उससे जो उसकी आवाज़ निकलती थी, और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की
खनक जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। देखना बेटा, आप जब भी कोई लोहार का काम कर रहा होता है तो उसके पास जाकर देखना कि उस ठोस लोहे के टुकड़े पर जब गर्म लोहे की कोई वस्तु जो बनाई जाती है, जिसको पीटा जाता है, जिसको लंबा किया जाता है, जिससे कोई न कोई वस्तु बननी है, उसके ऊपर थोड़ा जब पड़ता है और नीचे जो उस गर्म लोहे को पकड़ने वाला व्यक्ति जो होता है बेटा, वो क्या करता है, उसको बार बार वहाँ से हटा लेता है और अपनी एक छोटी सी हथौड़ी से जो उसके साथ में हाथ में होती है, उस हथौड़ी से वह खाली जब निहाई होती है, अर्थात उस लोहे को हटा करके वह खाली क्यों करता है, क्योंकि उस पर निशाना सही आए। ठीक है, जो ऊपर मारने वाला हथौड़ा है, भारी हथौड़ा मारने वाला है, उसकी जो उसकी जो चोट है वो सही से दी हुई हो, इसलिए वह अपनी जो हथौड़ी है उसको खाली निहाई पर मारता है और वह उसको दूर तक पहचान सकता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जब लोहार के घर पे हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें उस ठोस लोहे के टुकड़े पर जो जिस लोहे के टुकड़े से वस्तु बनानी होती है तो उसके ऊपर किस प्रकार से चोट लगाई जाती है, उसको उसका आकार दिया जाता है। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। लंबे बेट वाला क्या होता है बेटा, लंबा बैसा जो होता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ जो होता है। हंसुआ होता है दराती के आकार में, ठीक है। हंसुआ किसको कहते हैं, दराती को। दराती के आकार का एक क्या होता है, एक औजार होता है। तो झाड़ियों को, अपने खेतों के किनारे पर उगाई कांटेदार झाड़ियों को, उसके खेतों के किनारे पर कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थी तो उन्हें काटने छाटने के उद्देश्य से वह बेट वाले हंसुए को, जो लंबा बासा जो होता है बेटा, पकड़ने का हाथ से पकड़ने का होता है, उस दराती को लेकर के वह निकला था। कहने का मतलब है कि कस्सी से टाइप का कि कह सकते हैं हम, ठीक है, जिससे दूर से करके और उस झाड़ियों को काटा जा सके। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा था। बूढ़े वंशीधर जो उनके पिताजी हैं बेटा, ठीक है, उनके बल का, बुत्ते का मतलब उनके बस का या उनके बल का अब यह काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बल पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। अर्थात पहले से ही वे किसका काम करते थे बेटा, पुरोहिताई का, ठीक है। उस बूढ़े वंशीधर के बारे में बताया है जो उसके पिताजी थे कि अब वह उस काम को नहीं कर पा रहे थे, खेती बाड़ी के काम को या कांटेदार झाड़ियों को काटने छाटने के काम को, क्योंकि उन्होंने तो जीवन भर क्या किया था बेटा, पुरोहिताई का काम किया था, पुरोहित का व्यवसाय, ठीक है, पुरोहित का काम उन्होंने किया था और अब इस प्रकार से वे अपने घर परिवार को, घर संसार को चला रहे थे। वह भी अब वैसे कहाँ कर पा रहे थे, वैसा ही वो भी काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि वे बूढ़े हो चले थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। यजमान जो उनके अपने क्या थे, शिष्य थे, जो उसको मानते थे, वे उसकी निष्ठा क्या होती है, विश्वास, और संयम क्या होता है बेटा, संयम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। विश्वास और संयम, भरोसा, ठीक है, अपने आप पर काबू पाना, अर्थात उन पर श्रद्धा करते थे। किसके कारण बेटा, यजमान लोग उनकी निष्ठा के कारण बेटा, ठीक है, विश्वास था उनके ऊपर और उन पे पूरा भरोसा भी था, इसलिए वे उन पे श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। लेकिन जो बुढ़ापे से कमज़ोर हो चुका था, छिन्न भिन्न हो गया था जो शरीर, वो बेटा अब उतना कठिन श्रम, मेहनत और व्रत और उपवास, ठीक है, जो पुरोहिताई के समय वे व्रत और उपवास रखते थे वो नहीं झेल पाते थे।
सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। क्या कहा था? सुबह सुबह उसने एक सहारा पाने की नीयत से, ठीक है, एक प्रकार से सहारा पाना था। किसका बेटा? मोहन का। कि एक मोहन को एक सहारा मान करके उसने अपनी नीयत क्या होता है बेटा? नीयत जिसमें हमारी बुद्धि का पता चले, हमारी सोच का पता चले, ठीक है। तो उसके बारे में कहा है कि सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास होता है बेटा, सांस एक बार छोड़ना और फिर गहराई से लेना। कहा था, क्या कहा था मोहन से? कि आज गणनाथ जाकर दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गणनाथ जाकर के चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं रही। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। अर्थात कि भाई अपना व्यवस्था, अपनी मजबूरी दर्शाना, ठीक है। वंशीधर जी ने अपनी मजबूरी दर्शाई थी और एक सहारा पाने की नीयत से कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा इस काम को करने के लिए। और वो काम क्या था बेटा? मोहन की। और उसने मोहन से इसलिए कहा था कि आज उसको जो गणनाथ जा करके चंद्र जी के लिए रुद्री पाठ उसे करना था। अब मुश्किल लग रहा था उसे। एक तो सबसे मुश्किल बात थी कि 2 मील की जो सीधी चढ़ाई थी, ठीक है, 2 मील खाली पैदल चलना था और वो भी सीधा चढ़ाई के ऊपर। वो उसके बल की बात नहीं थी, उसके वश में ही नहीं था। और उसने अपनी फिर मजबूरी दर्शाई है कि एकाएक किसी को मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लंबे समय से, काफ़ी समय से वो पुरोहिताई का काम कर रहे थे, यजमानी का काम कर रहे थे, ठीक है, पुरोहित का व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन एकदम उसको मना भी नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको वो कहते हैं कि अब ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। तो इस प्रकार से मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थात मोहन उनके कहे को न जानता हो, न समझता हो, ये बात नहीं थी। लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही था और न वैसी गति थी बेटा, ठीक है। मोहन से जो उसने कहा था बेटा कि अब मुश्किल लग रहा है, ठीक है, एकाएक किसी को मना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मोहन उसका अर्थ समझता है, अभिप्राय समझता है, लेकिन क्या करे, पिता की तरह वह अनुष्ठान कर पाने में, ठीक है, किसी प्रकार का आयोजन कर पाने में क्या होता है बेटा, न कर पाने का अभ्यास नहीं था उसे। अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था और न ही वैसी गति थी, ठीक है। उसी प्रकार से वह नहीं करवा सकता था जो उसका पिता कर सकता था, ठीक है। कोई भी किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है बेटा, जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का आयोजन हो, तो इसके लिए वह इतना अभ्यास भी नहीं कर पा रहा था, उसे ज्ञान ही नहीं था इतना, और न ही वैसी चाल ढाल थी, गति थी। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। पिता की बातें सुनी भी, समझी भी, जानी भी, लेकिन उसने थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं किया अपनी तरफ से, थोड़ा सा भी उनको ये सुझाव देने की कोशिश नहीं की, थोड़ा सा भी सहारा देने के लिए नहीं कहा। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई थी। अर्थात जिस प्रकार से कोई बात हवा में कह दी जाती है वह बिना उत्तर के ही घूमती रहती है, ठीक है। अर्थात उसका कोई भी उत्तर उसे नहीं मिला था। पिता की ने तो एक सहारा पाने की नीयत से ही गहरा सांस लेकर के जो बात कही थी बेटा, और वो बात कौन सी थी कि कहीं उसे रुद्री पाठ करना था और वो उसको अब मुश्किल लग रहा था, लेकिन मोहन ने उसको अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, ठीक है, पिता का भार हल्का करने के लिए, क्योंकि खेती के काम में भी वह अब असमर्थ सा हो गया था, इसलिए वह अब खेतों की ओर चला था। लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है।
हसुआ जो दराती होती है उसके आगे की जो धार थी बेटा, जो पैनी होनी चाहिए, जो जल्दी से आसानी से किसी भी वस्तु को काट सके, तो वह क्या हो चुकी थी, कुंद हो चुकी थी। कुंद का मतलब क्या होता है कि पुठी हो जाना, जो जिस पे धार बहुत कम हो, ठीक है, जो किसी वस्तु को काटने में असमर्थ होती है या मुश्किल से काट सके उसे, ठीक है, उसका जो पैनापन था वो नहीं रह गया था, ठीक है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म होते लोहे की उलट पलट रहा था, लोहे को उलट पलट रहा था, और मोहन भट्ठी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। धनराम जो लोहार का काम कर रहा है, क्योंकि वह उस हसुए को की धार पर, उस हसुए को कोई धार लगवाने के लिए उस धनराम के पास पहुंच जाता है जो लोहार का काम कर रहा था। तो और वो उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से वह बाएं हाथ से धोकनी क्या होता है बेटा, लोहे की नली जिससे फूंक मारी जाती है बेटा, ठीक है, जिससे हवा के साथ में अग्नि को तेज किया जाता है, ठीक है। लोहार होते हैं या सुनार होते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वे किसी चीज़ को गर्म करने के लिए एक दूर लोहे की बनी एक नली होती है जिसके अंदर फूंक मारी जाती है या हवा दी जाती है जिससे अग्नि तेज होती है बेटा। तो वो फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्ठी में गर्म लोहे को उल्ट पलट रहा था, ठीक है। गर्म भट्ठी के ऊपर जो लोहा गर्म हो रहा था उसको सिंडासी से या किसी भी ऐसी वस्तु से, पलाश से पकड़ करके उसको उल्ट पलट रहा था। और मोहन जो है वो भट्ठी से थोड़ा सा दूर हट करके एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा, ठीक है, क्योंकि उस समय पर जो खाली कनस्तर के ऊपर बैठा वो वहाँ पर, क्योंकि धनराम लोहार का काम कर रहा था और वो एक उस समय पर जातिगत जो भेदभाव था वो ये था कि उनकी चारपाई पे एक सुशिक्षित या अच्छे उच्च घराने का जो उच्च जाति का जो आदमी होता था वो है उनकी चारपाई पर भी नहीं बैठता था। इसलिए वह क्या करता है बेटा, भट्ठी से दूर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठ गया और किसकी कारीगरी बेटा, धनराम की जो कारीगरी है उसको पारखी निगाहों से देख रहा था। पारखी क्या होता है, उसको परखना, ठीक है, अपनी निगाह को एक समान उस पर लगाए रखना, उसको परखना, जांचना। तो इस प्रकार से धनराम जो काम कर रहा था उसको वह बहुत गहरी निगाह से देख रहा था। तो बेटा यहाँ तक आपने ये जो गलता लोहा चैप्टर है वो पढ़ा। इसमें आपको जो छोटे क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक जो पढ़ाया है, इसमें छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे वो नोट करें। पहला प्रश्न होगा, गलता लोहा नामक पाठ हिंदी गद्य साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है बेटा। गलता लोहा जो पाठ है ये हिंदी गद्य साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है। गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है। तीसरा है, श्री शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था। श्री शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, शेखर जोशी को किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। शेखर जोशी को किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, श्री शेखर जोशी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। श्री शेखर जोशी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला है, कहानी के किस आंदोलन से शेखर जोशी का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने बेटा जो इसका पद परिचय दिया था उसमें मैंने इसका नाम बताया था कौन सी किस आंदोलन से इसका नाम जुड़ा था। अगला है, शेखर जोशी ने किस पक्ष को विषय बनाकर अपनी कहानियाँ लिखी थी। अगला प्रश्न है, लेखक की किस कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई थी।
लेखक की किस कहानी पर बच्चों के लिए फिल्म बनाई गई है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? इस कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? और अगला प्रश्न है, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? ठीक है बेटा, ये छोटे क्वेश्चन आपने पढ़ करके और फिर छांटने हैं और लिखने हैं बेटा। थैंक यू। ओके बेटा।